अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप खैरियत से होंगे। आज का लेक्चर है MGT 402 लेसन नंबर 1। ठीक है। कास्ट क्लासिफिकेशन एंड कास्ट बिहेवियर। अच्छा, हमने इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करना है। कास्ट अकाउंटिंग। कास्ट अकाउंटिंग क्या है? कास्ट अकाउंटिंग इज एन एक्सपेंडेड फेज ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग विच प्रोवाइड्स मैनेजमेंट promptly with the cost of producing and or selling each product and rendering a particular services। अच्छा, कास्ट अकाउंटिंग हम क्यों करते हैं? ठीक है। कोई भी प्रोडक्ट हम प्रोड्यूस करते हैं या फिर कोई सर्विसेज हम रेंडर्ड करते हैं, तो उसके ऊपर हमारी कितनी कास्ट आ रही है, हमने उसकी कैलकुलेशन करनी है। आपको मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ। फॉर एग्जांपल, कोई भी प्रोडक्ट बनानी है। अगर कोई भी प्रोडक्ट आपने बनानी है तो उसके लिए आपको तीन चीज़ों की ज़रूरत है। नंबर 1 मटेरियल, नंबर 2 लेबर, नंबर 3 फैक्ट्री ओवरहेड। आपने कोई भी चीज़ बनानी है। अब मटेरियल दो तरह के आपके हैं। कोई भी प्रोडक्ट बनाने के लिए एक मटेरियल आपका है डायरेक्ट मटेरियल और दूसरा है इनडायरेक्ट मटेरियल। ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन आएंगे। अब डायरेक्ट मटेरियल और इनडायरेक्ट मटेरियल क्या है? डायरेक्ट मटेरियल वो मटेरियल, फॉर एग्जांपल आप कोई भी प्रोडक्ट बनाते हो तो उस वो मटेरियल आप ट्रेस कर सकते हो फिनिश गुड में। फॉर एग्जांपल, आप एक फर्नीचर बना रहे हो, आपने चेयर बनाई है, तो चेयर पे आपकी एक वुड लगी है, लकड़ी लगी है आपकी उस चेयर को बनाने के लिए। तो आप उसको ट्रेस कर सकते हो, उस चेयर में वो फिनिश गुड का हिस्सा बन चुकी है। ठीक है, ये एक डायरेक्ट मटेरियल है। और इनडायरेक्ट मटेरियल क्या है? जैसे उस चेयर को बनाने के लिए कोई हेक्सा यूज किया है, हैमर यूज किया है, उसके अलावा कोई स्क्रू ड्राइवर आपने यूज किया है, या कोई और टूल्स आपने ऐसे यूज किए हैं, मशीनरी यूज की है, वो क्या इनडायरेक्ट मटेरियल है। अब देखो, एक आपका डायरेक्ट मटेरियल है और दूसरा इनडायरेक्ट मटेरियल है। अब उस डायरेक्ट मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने के लिए आपको इनडायरेक्ट मटेरियल की जरूरत पड़ी है। आपने उसके ऊपर वर्किंग की है और उसको आपने फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कर दिया है। और इसके साथ फिर आ जाता है लेबर। देखो, मैंने आपको पहले बताया कोई भी प्रोडक्ट बनाने के लिए तीन चीजों की जरूरत पड़ती है: मटेरियल, लेबर एंड फैक्ट्री ओवरहेड की। अब उस मटेरियल को फिनिश गुड में कन्वर्ट करने के लिए आपको लेबर की जरूरत है। अब लेबर होगी तो वही उसके ऊपर काम करेगी, मटेरियल के ऊपर, उसे फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने के लिए। अब दो तरह की लेबर होती हैं, एक होती है डायरेक्ट लेबर, एक होती है इनडायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट लेबर वो लेबर जो डायरेक्टली इन्वॉल्व होती है उसे फिनिश गुड में कन्वर्ट करने के लिए। इनडायरेक्ट जैसे सुपरवाइजर्स वगैरह आ गए। अच्छा, इसके बाद आ जाता है फैक्ट्री ओवरहेड। आपको वो प्रोडक्ट बनाने के लिए, मैन्युफैक्चर करने के लिए किसी फैक्ट्री की जरूरत है। अगर आपके पास फैक्ट्री नहीं है, कोई कारखाना आपके पास नहीं है, तो आप कैसे उस प्रोडक्ट्स बनाओगे आप? तो वो आपके आगे फैक्ट्री ओवरहेड। अब फैक्ट्री ओवरहेड के एक्सपेंसेस भी आपके आएंगे। वहां पे मशीनरीज आप यूज कर रहे हैं, वहां पे लेबर काम कर रही है, वहां पे यूटिलिटी एक्सपेंसेस हैं। ठीक है। अब ये तीनों चीजें मिलके क्या काम करती हैं? वो प्रोडक्ट बना देती हैं। अब कास्ट अकाउंटिंग क्या रोल प्ले करती है कि जब आप प्रॉपरली कास्ट अकाउंटिंग करते हैं, वो प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं आप, जब प्रोड्यूस करके फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कर देते हैं, तो आपको कास्ट अकाउंटिंग की हेल्प से उसकी एक्चुअल कास्ट का पता चलता है कि जो प्रोडक्ट आपने बनाई है वो प्रोडक्ट कितने की है। फॉर एग्जाम्पल, एक प्रोडक्ट बनाने पे आपकी टोटल मटेरियल, लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड तीनों एक्सपेंसेस मिला के ऑलमोस्ट आपके फॉर एग्जाम्पल 10,000 आ गए। तो आप बोलोगे ये 10,000 आपकी कास्ट है, ये कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है। ये कास्ट आपको पता चली। जब कास्ट आपको पता चल गई, तो अब आप उसमें आप सेलिंग प्राइस उसकी सेट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, 10,000 की आपने प्रोडक्ट बनाई है, तो आपने देखना है कि मार्केट में हम ये कितने की सेल करें, क्योंकि हमने इसमें अपना प्रॉफिट मार्जिन रखना है। तो फॉर एग्जांपल, मार्केट में आप उस प्रोडक्ट को 15,000 में सेल करते हो। फिर आप देखोगे कि ये जो 5,000 इसमें से हमें बचेगा, इसमें से हमने तो और भी बाकी एक्सपेंसेस, हमारे ऑपरेशनल एक्सपेंसेस हो सकते हैं, वो भी बियर करने हैं। तो क्या सारे एक्सपेंसेस निकाल के हमें को प्रॉफिट बचेगा या नहीं बचेगा? ये आपको जब कास्ट अकाउंटिंग करोगे पता चलेगा। अच्छा, ये आगे वसी हो जाती है कास्ट अकाउंटिंग।
ठीक है, फिर यूनिट कास्ट पे भी आ जाते हैं फिर हम ठीक है, वो साथ साथ हम आगे पढ़ेंगे। अच्छा, ये तो कास्ट अकाउंटिंग आपको पता चल गया। अब मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या है? देखो, आपने फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ी, ठीक है, फाइनेंशियल पूरा फाइनेंशियल सेक्टर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई, फिर आपने कास्ट ये एक्सपेंड हो गया फाइनेंशियल अकाउंटिंग की फेज के, आपके पास कास्ट अकाउंटिंग आ गई कास्टिंग करने के लिए। अब यहाँ पे मैनेज देखो, मैनेजमेंट अकाउंटिंग का भी रोल है ना। जब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना लेते हो, यहाँ पे कहते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज एप्लीकेशन ऑफ अ प्रोफेशनल नॉलेज एंड स्किल in the preparation and presentation of financial information in a such a way as to assist management in decision making and in the planning and controlling of operations of the entity। इसका मतलब ये होता है कि आप जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है उसको प्रॉपरली प्रिपेयर करके आप मैनेजमेंट को प्रेजेंट करते हो। मैनेजमेंट कौन है? जो कंपनी की मैनेजमेंट है उसको प्रेजेंट करते हो। फिर वो कंपनी की मैनेजमेंट उस फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को दे के डिसीजन लेती है कि वो अपनी प्लानिंग कर सकती है, फ्यूचर प्लानिंग, कि हमारा जो क्या बिजनेस, हमारी बिजनेस की परफॉर्मेंस क्या है, बिजनेस की पोजीशन क्या है, क्या हम फर्दर इन्वेस्टमेंट आगे कर सकते हैं या नहीं, क्या ये बिजनेस हमारा हमारे लिए प्रॉफिटेबल है या नहीं। ठीक है, वो डिसीजन ले सकते हैं इसकी बेस पे। ऑपरेशन ऑफ एंटिटी, ऑपरेशन का मतलब होता है ना, जैसे एक ट्रेडिंग कंपनी है, उसका ऑपरेशन क्या है? प्रोडक्ट परचेज कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं। मैन्युफैक्चरिंग का ऑपरेशन क्या है? रॉ मटेरियल परचेज कर रहे हैं, उसको फिनिश गुड में, सेमी फिनिश गुड और फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करके आगे सेल कर रहे हैं। सर्विसेज बिजनेस का क्या है? कि वो सर्विसेज सेल कर रहे हैं। ठीक है, अब सर्विसेज बिजनेस में भी आप कास्टिंग कर सकते हो कि सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए आपके लिए क्या कास्ट आ रही है। ठीक है, क्या क्या कास्ट आपको पड़ रही है सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए। जैसे अगर मैं टीचिंग की ऑनलाइन फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा हूँ तो मीन मैं सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूँ। ऑनलाइन मेरा इंटरनेट का एक्सपेंस है, वो आ सकता है इंटरनेट एक्सपेंसेस, और कोई डिवाइसेस मुझे ज़रूरत पड़ सकती है इसके लिए, और डिफरेंट जो जो एक्सपेंसेस इसके साथ रिलेट करते हैं वो हमारे आ सकते हैं। जब हम कास्ट अकाउंटिंग करेंगे तो हमें पता चलेगा कि हमारी क्या एक्चुअल कास्ट आई है और हमें क्या सेलिंग प्राइस रखनी चाहिए। अच्छा, ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव ऑफ कास्ट अकाउंटिंग इज computation of cost per unit, whereas the objective of management accounting is to provide information to the management for decision making। सिंपल कि जो कास्ट अकाउंटिंग है, आपने पर यूनिट कास्ट कैलकुलेट करने के लिए कास्ट अकाउंटिंग कर रहे हो, और मैनेजमेंट अकाउंटिंग आप मैनेजमेंट के लिए कर रहे हो ताकि वो उस फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पे बेस करके डिसीजन ले सके। यूजर्स ऑफ कास्ट अकाउंटिंग, कौन कास्ट अकाउंटिंग करता है? यूजर्स ऑफ कास्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग आर द डिसीजन मेकर and the manager of the entity organization for which all this exercise is undertaking। देखो, अब उसने कास्ट अकाउंटिंग एक तरफ रखी, एक तरफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। जो कास्ट अकाउंटिंग करने वाला है वो उनकी कास्टिंग कैलकुलेट करके बताता है, जब कि आप ये प्रोडक्ट प्रोड्यूस करोगे तो इस पे क्या कास्ट आएगी। वो अपने एक्सपीरियंस से कोई भी प्रोडक्ट बनाने से पहले भी प्रोजेक्शंस कर लेता है, कास्ट की एस्टिमेशन कर लेता है कि वो प्रोडक्ट बनाने में अप्रोक्सीमेटली कितनी कास्ट आएगी, या फिर हम बनी बनाई वो प्रोडक्ट परचेज कर ले। देखिए, ऐसा भी हो सकता है कि खुद बना लें वो प्रोडक्ट, या फिर वो प्रोडक्ट बनी बनाई परचेज कर लें। अगर खुद बनाते हैं कास्ट कम आती है तो फिर खुद बना लेते हैं। अगर खुद बनाने पे कास्ट ज्यादा आ रही है तो हम कहीं और से परचेज कर लें ताकि हमारी कास्ट कम आए। ठीक है, फिर कहता है यूजर्स ऑफ कास्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग आर डिसीजन मेकर। ओके, यूजेस ऑफ कास्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, इट डिटरमाइंस टोटल कास्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड कास्ट ऑफ सेल्स। जो पहले आपको मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि प्रोडक्शन की कास्ट कितनी आती है, एक प्रोडक्ट बनाने के ऊपर कितनी कास्ट हमारी आई है, और फिर हम उसे सेल करेंगे तो सेल की कितनी प्राइस हमें रखनी चाहिए। 10,000 हमारी कास्ट आई है तो हम 15,000 की सेल करना शुरू कर देंगे, ताकि बीच में हमारा प्रॉफिट भी है। लेकिन वो जो कास्टिंग प्रॉपर होती है ना, उसमें प्रॉपर उसकी सेलिंग प्राइस सेट की जाती है। ये तो एक एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा, इट डिटरमाइंस अप्रोप्रिएट सेलिंग प्राइस, वही बात आ गई, अप्रोप्रिएट सेलिंग प्राइस रखे ताकि आपका प्रॉफिट हो सके। कास्ट निकालें तो पीछे आपका प्रॉफिट, उसमें आपको अच्छा प्रॉफिट मिल जाए। अच्छा, इट डिस्क्लोजेज द प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट एरियाज एंड एक्टिविटी कैपेसिटीज।
अच्छा, जब आप बनाते हो, आप ये कास्टिंग करते हो, आपको पता चलता है कि कौन सी ऐसी प्रोडक्ट है वो प्रॉफिटेबल है। आप एक से ज्यादा प्रोडक्ट बना रहे होगे, डिफरेंट कैटेगरीज की प्रोडक्ट बना रहे हो, किसी प्रोडक्ट के ऊपर आपको ज्यादा प्रॉफिट आ रहा होगा, किसी के ऊपर कम आ रहा होगा, कोई प्रोडक्ट आपकी फास्ट मूविंग होगी, कुछ मीडियम मूविंग, कुछ स्लो मूविंग। अच्छा, कहता है इट इज यूज टू डिसाइड वेदर टू मैन्युफैक्चर और परचेज प्रोडक्ट फ्रॉम आउटसाइड। वही बात आ गई, आप डिसीजन लेते हो क्या आपको खुद बनानी चाहिए या कहीं और से परचेज कर लेनी चाहिए। खुद बनाओगे, अगर कास्ट कम आ रही है, मीन के ज्यादा फायदा है आपको, तो फिर आप खुद बना लो। अगर खुद बनाने पे ज्यादा कास्ट आती है तो फिर आप किसी और कंपनी से बनवा लो, क्योंकि देखो, एक प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए आपको बहुत सारी चीजों की जरूरत पड़ती है, मशीनरी, फैक्ट्री, लेबर, यूटिलिटी एक्सपेंसेस, डिफरेंट चीजों की जरूरत पड़ती है। और फिर आपकी लेबर भी उसके ऊपर लगती है, उसके ऊपर कोई कास्ट अकाउंटेंट भी बैठता है, वो सारी कास्टिंग करता है, आपके एक्सपेंसेस आते हैं। अगर आप किसी और कंपनी को कर लेते हो, उसके पास ऑलरेडी टीम बनी हुई है, वो एक बड़े पैमाने पे ये काम कर रहे हैं, वो उस चीज़ को प्रोड्यूस करते हैं, तो उनकी पर यूनिट कास्ट कम आती है। अगर हम उनसे परचेज कर लेते हैं तो हमें फ़ायदा है। और अब अगर हमें कंटिन्यूसली चाहिए, हमारा बिजनेस ऐसा है, तो तब तो हम अपना बिजनेस में अपनी प्रोडक्शन स्टार्ट कर सकते हैं। अगर हमें सम टाइम चाहिए होती है ये प्रोडक्ट्स और कम मिकदार में चाहिए होती है, तो फिर हम खुद क्यों इतनी बड़ी प्रोडक्शन प्लांट लगाएं। तो क्यों ना हम बनी बनाई किसी और से परचेज कर ले, हमें चीपर भी पड़ेगी। अच्छा, इसके साथ आता है इट हेल्प्स इन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग द कास्ट ऑफ प्रोडक्शन। इससे आप अपनी कास्ट को कंट्रोल कर सकते हो। ठीक है, जो और प्रोडक्शन को भी आप इसकी कंट्रोलिंग द कास्ट ऑफ प्रोडक्शन, जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हो उसके ऊपर जो कास्ट आ रही है उसको कंट्रोल कर सकते हो। वो आपकी कोशिश होती है कि आप जो प्रोडक्ट बनाओ, अच्छी से अच्छी प्रोडक्ट बने और उससे कम कास्ट आए, कोई एक्स्ट्रा कास्ट उसके ऊपर ना आए। अच्छा, यहाँ पे आ जाता है एलिमेंट ऑफ कास्ट। एनी प्रोडक्ट दैट इज मैन्युफैक्चर्ड इज अ रिजल्ट ऑफ कंजम्पशन ऑफ सम रिसोर्सेज, द मैनेजमेंट फॉर its planning and controlling functions must know the cost of using these resources. The constituent element of the cost are broadly classified into three distinct elements। वही बात है जो आपको मैंने पहले बताई है, मटेरियल, लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड। ठीक है, ये वही चीज़ है। डायरेक्ट मटेरियल आपको बता दिया है, जो डायरेक्टली फिनिश गुड का ऐसा बन जाता है और उसमें ट्रेस कर सकते हैं। इनडायरेक्ट मटेरियल जो डायरेक्टली फिनिश गुड का ऐसा नहीं बनता, जैसे इक्विपमेंट यूज कर रहे हो, ठीक है, टूल्स यूज कर रहे हो। Classifications. Element of cost, direct material, direct labor, and other production cost can be classified as a direct cost or indirect cost. अच्छा, ये डायरेक्ट कास्ट आपको मैंने समझा दी है, ये आप अगर इसकी डेफिनेशन यहाँ पे पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं। हम आगे चलते हैं। अच्छा, इनडायरेक्ट कास्ट एंड इनडायरेक्ट, वो जो आपको मैंने पहले बताया, एन इनडायरेक्ट कास्ट और ओवरहेड कास्ट इज कास्ट दैट इज इनकर्ड इन कोर्स ऑफ producing product or rendering services but which cannot be traced in the product or services not। देखो, इनडायरेक्ट कास्ट और ओवरहेड कास्ट को आप फिनिश गुड में ट्रेस नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे चेयर बनाने पे लकड़ी लगी है, वुड लगी है, उसको ट्रेस कर सकते हो। ठीक है, और उसके ऊपर बाकी डिफरेंट कास्टें लगी हैं, वो आप उसको आप ट्रेस नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे आपका वहाँ पे डायरेक्ट इनडायरेक्ट लेबर लगी है वहाँ पे, या फिर ओवरहेड कास्टें हैं आपकी। एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन लेबर, मटेरियल और अदर सर्विसेज विच कैन नॉट बी economically identified with a specific cost प्रोड्यूस्ड और सर्विस कास्ट यूनिट। एग्जाम्पल, अच्छा, यहाँ पे मटेरियल आपका आ गया, वेजेस ऑफ सुपरवाइजर, क्लीनिंग मटेरियल एंड वर्कशॉप, इंश्योरेंस इंश्योरेंस। ये आपको इनडायरेक्ट कास्टों की एग्जाम्पल दे दी गई है। ठीक है, ये आप उसमें ट्रेस नहीं कर सकते फिनिश गुड में। अच्छा, मटेरियल है, डायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट मटेरियल, लेबर, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, अदर अदर डायरेक्ट, इनडायरेक्ट एंड टोटल। अच्छा, ये एक यहाँ पे लिखा हुआ है प्राइम कास्ट। एक होती है प्राइम कास्ट और एक होती है कन्वर्जन कास्ट। ये आपका एमसीक्यूज लाजिम आएगा।
ये लाजमी आपसे पूछा जाएगा, प्राइम कास्ट क्या है और कन्वर्जन कास्ट क्या है। प्राइम कास्ट का मतलब है डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर एंड अदर अदर डायरेक्ट कास्ट, आपकी प्राइम कास्ट बन जाती है। मी डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर एंड अदर डायरेक्ट कास्ट आपकी प्राइम कास्ट बन जाती है। और कन्वर्जन कास्ट क्या है? कन्वर्जन कास्ट आपकी होती है आपका डायरेक्ट लेबर प्लस फैक्ट्री ओवरहेड। डायरेक्ट लेबर प्लस फैक्ट्री ओवरहेड ये आपकी कन्वर्जन कास्ट है। और ये जो फैक्ट्री कास्ट यहाँ पे टोटल कह रहा है ना, ऑल इनडायरेक्ट कास्ट है आपकी, क्या होती है? फैक्ट्री ओवरहेड आ जाता है। प्राइम कास्ट, अच्छा इसने यहाँ पे बता भी दिया है, डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर एंड अदर डायरेक्ट प्रोडक्शन कास्ट इज प्राइम कास्ट। यहाँ पे टोटल प्रोडक्शन कास्ट प्राइम कास्ट प्लस फैक्ट्री ओवरहेड टोटल प्रोडक्शन कास्ट। प्राइम कास्ट में जब फैक्ट्री ओवरहेड कास्ट को प्लस कर दिया जाता है तो टोटल प्रोडक्शन कास्ट बन जाती है। और इसको बेटर समझाने के लिए मैं कास्ट ऑफ गुड सोल्ड का पूरा फॉर्मेट डिजाइन करूंगा एक्सेल के ऊपर, वहां पे आपको ये चीज बहुत अच्छी तरह से क्लियर होगी। अच्छा, कन्वर्जन कास्ट, कन्वर्जन कास्ट डायरेक्ट लेबर प्लस फैक्ट्री ओवरहेड कन्वर्जन कास्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका एमसीक्यूज इसमें से जरूर आएगा। अगर एमसीक्यूज ना आया तो कहीं शार्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ लिया जाएगा कि प्राइम कास्ट क्या है और टोटल प्रोडक्शन कास्ट क्या है और आपकी कन्वर्जन कास्ट क्या है। अच्छा, इसके बाद है जी कास्ट बिहेवियर, ये थ्योरी है, ये आपने रीड, चले मैं बता देता हूँ। कास्ट बिहेवियर इज द वे इन विच टोटल प्रोडक्शन कास्ट इज अफेक्टेड बाय फ्लक्चुएशन इन द एक्टिविटी प्रोडक्शन लेवल। देखो, एक्टिविटी प्रोडक्शन लेवल आपका जब चेंज होगा तो आपकी कास्ट भी फ्लक्चुएट करेगी। आपका एक्टिविटी लेवल प्रोडक्शन आपकी इंक्रीज होती है डिक्रीज होती है, तो उसमें आपकी कास्ट भी इफेक्ट होगी। अच्छा, एक्टिविटी लेवल, द एक्टिविटी लेवल रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ वर्क डन और द नंबर ऑफ इवेंट दैट हैव occurred depending on circumstances. The level of activity may refer to the volume of production in in a period, the number of items sold, the value of items sold, the number of invoices issued, the number of invoices received, the number of or unit of electricity consumed, the labor turnover। अच्छा, आपका एक्टिविटी लेवल इसमें देखें कि आपकी एक प्रोडक्शन लेवल होगा। आपने जब कास्ट अकाउंटेंट है वो एक चीज़ को कैलकुलेट कर देता है, एक प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए उसको कितना टाइम पीरियड चाहिए, उसको कितना उसके लिए रॉ मटेरियल चाहिए, उसके लिए यूटिलिटीज़ कितनी चाहिए। वो उस हिसाब से देखता है कि उसका जो वॉल्यूम है, यहाँ पे कहता है ना वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन, एक्टिविटी में रेफर टू द वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन, कितने वॉल्यूम में आपने प्रोडक्ट प्रोड्यूस करनी है। आपकी कास्ट भी उस हिसाब से उस डिफर करेगी। मीन कि आपका वॉल्यूम इंक्रीज है तो फिर उसके वॉल्यूम इंक्रीज है तो उसके साथ आपका टाइम भी ज़्यादा लग सकता है, आपकी इलेक्ट्रिसिटी भी ज़्यादा लग सकती है। इस हिसाब से आपकी कास्ट भी चेंज हो जाती है। Basic principles. The basic principles of caste behavior is that as the level of activity arise, caste will usually arise। अच्छा, लेवल ऑफ एक्टिविटी वही, आपकी प्रोडक्शन आपने बढ़ा दी, आपने ज्यादा कर ली तो आपकी कास्ट भी बढ़ जाएगी। फॉर एग्जांपल, इट विल कास्ट मोर टू प्रोड्यूस 500 यूनिट्स ऑफ आउटपुट देन इट विल कास्ट टू प्रोड्यूस 100 यूनिट्स। इट विल यूजुअली कास्ट मोर टू travel 10 kilometer than or travel 2 kilometer. Although the principle is based on the common sense, but the cost accountant has to determine for each cost element whether uh, which cost arise by how much by the change in activity। जब आपने एक्टिविटी चेंज की है ना, तो एक्टिविटी चेंज करने की वजह से कास्ट में क्या चेंज आई है, ये आपका कास्ट अकाउंटेंट ही बेटर कैलकुलेट करके बता सकता है। अच्छा, ये कुछ थ्योरी की चीज़ें हैं जो इसमें काम जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं ना, जैसे प्राइम कास्ट, कन्वर्जन कास्ट, ये चीज़ें। और फिर आपका आपके डायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट लेबर, फैक्ट्री ओवरहेड, ये पॉइंट बहुत की पॉइंट है, ये आपने बहुत अच्छी तरह से तैयार करने हैं, ठीक है।
अच्छा, डू यू नो कास्ट इट्स बिहेवियर? बेसिकली द कास्ट ऑफ प्रोडक्शन हैज टू बिहेवियर्स। एक होती है फिक्स्ड कास्ट, दूसरी होती है वेरिएबल कास्ट। फिक्स्ड कास्ट का मतलब है जो कांस्टेंट है, जो आपकी चेंज नहीं होगी। वेरिएबल कास्ट आपकी चेंज होगी। देखें, एक फैक्ट्री है, फैक्ट्री का आप रेंट पे कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल 50,000 रेंट पे कर रहे हैं मंथली। आप उसमें 10 आइटम बनाएं या 50 आइटम बनाएं, रेंट आपका वही रहेगा। वो फिक्स्ड कास्ट है। अब वेरिएबल कास्ट, अब देखिए अगर आप 5 आइटम बनाएंगे, यूटिलिटी एक्सपेंसेस उस पे 5 आइटम्स के आएंगे। आप 20 बनाएंगे, यूटिलिटी एक्सपेंसेस 20 के हिसाब से आएंगे। वो वेरी करेगी, आपकी प्रोडक्शन के साथ वेरी कर रही होगी वेरिएबल कास्ट। अच्छा, उसके बाद इसने ग्राफ्स में प्रेजेंट किया हुआ है फिक्स्ड कास्ट को, वेरिएबल कास्ट को। अच्छा, इट इज कास्ट विच टेंड टू बी कांस्टेंट बाय इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ एक्टिविटी लेवल। वही जो आपको मैंने समझा दिया है अभी। अच्छा, वेरिएबल कास्ट, a variable cost is a cost which tends to vary directly with the change in activity level। आप प्रोडक्शन बढ़ाओगे, कास्ट बढ़ जाएगी। प्रोडक्शन कम करोगे, वेरिएबल कास्ट कम हो जाएगी। अच्छा, ये थ्योरी है, कुछ ग्राफ्स हैं, ये आपने इसके साथ रीड कर लेने हैं। उसके बाद कास्ट बिहेवियर पर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन। अच्छा, कहता है कि कास्ट पर यूनिट बिहेवियर differently than the total cost of production। Following table show the difference in behavior, increase production volume। अच्छा, ये है जी फिक्स्ड वेरिएबल कास्ट, डायरेक्ट डिक्रीज प्रोडक्शन वॉल्यूम कास्ट। अच्छा, एक होता है आप प्रोडक्शन करते हो, टोटल कास्ट आप प्रोडक्शन की निकालते हो। फिर आप देखते हो कि आपने टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स कितने प्रोड्यूस किए हैं। फॉर एग्जांपल आप देखते हो कि आपकी टोटल कास्ट आई है 1 लाख, और आपने नंबर ऑफ यूनिट्स बना लिए हैं 20,000। अब 1 लाख पे 20,000 को डिवाइड करोगे तो आपके पास पर यूनिट कास्ट आ जाएगी। और ये थोड़े डिटेल में आगे टॉपिक आएगा यूनिट कास्ट का, और इंशाल्लाह मैं आपको समझाऊंगा। अभी आप मुझे इजाज़त दें, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर दें। लाइक और कमेंट करना ना भूलिएगा, और साथ बेल आइकन पे प्रेस कर दें, क्लिक कर दें, ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें। और अगर कोई सजेशन आप देना चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर दीजिए। अगर आपकी कोई क्यूरी है तो आप कमेंट में ज़रूर मेंशन कीजिए, ताकि मैं उसके बारे में आपको, आपके लिए वीडियो बना सकूं और आपकी वो क्यूरी सॉल्व कर सकूं। और मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।